नई आर्थिक नीति नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिक थे। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया में टकराना संभव नहीं है, जैसा कि ट्रॉटस्की चाहता था। इसलिए 1921 में उसने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, लेकिन वास्तव में पिछले अनुभवों से सीखकर व्यवहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। नई आर्थिक नीति में निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसानों का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसानों की हो गई है। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों की व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। उद्योगों का विकेंद्रीयकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। इस नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पाद की कमी को नियंत्रित किया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। हालांकि लेनिन की इस नीति की आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी की समस्या खड़ी हुई। विभिन्न समूहों में अलग अलग नेताओं के बीच सत्ता के लिए गंभीर संघर्ष चल रहे थे। इस संघर्ष में स्टालिन की विजय हुई। 1929 ईस्वी में ट्रॉट्स्की को निर्वासित कर दिया गया। 1930 के दशक में लगभग वे सभी नेता खत्म कर दिए गए जिन्होंने क्रांति में और उसके बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक लोकतंत्र तथा भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। पार्टी के अंदर भी मतभेदों का बर्दाश्त नहीं किया जाता था। स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और 1953 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा। इन घटनाओं का सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसमें ऐसी विशेषताएं उभरी जो मार्क्सवाद और क्रांति के मानवतावादी आदर्शों के विपरीत थी। स्वतंत्रता के सीमित हो जाने के कारण कला और साहित्य के विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। परंतु दूसरी ओर स्टालिन के अधिक अथक प्रयास के रूप विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आया। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप रूस की औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुंच गई। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तथा विज्ञान की उन्नति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान शक्ति माना जाने लगा था। युद्ध काल के सम्मेलनों में रूजवेल्ट और चर्चिल के साथ स्टालिन भी भाग लेता था। इस प्रकार 3 दशकों में ही तिरस्कृत, आक्रांत और कमजोर रूस विश्व के महान शक्ति बन गया और वहाँ की मेहनत कश जनता में क्रांति के स्थायी रूप से अपनी जड़ें जमा ली। इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वाहार वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रोत्साहन दिया। मिखाइल गोर्बाचोव 1958 ईस्वी में राष्ट्रपति बने। इन्होंने पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन तथा गलास्नोस्त खुलापन की अवधारणा पेश की। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप में भी 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं देखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शास्त्रों की होड़ चलती रही। रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवाद देशों ने भी परिवर्तित रूप से इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवादी के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक समर्थन प्रदान किया गया।
सोवियत संगठन का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। शीत युद्ध यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था।